आज अभी हम दूसरी एसोसिएटेड कंडीशन देखेंगे जो कि है सेरेब्रल पाल्सी, जिसको हम शॉर्ट में सीपी कहते हैं। सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी। तो इसका नाम सेरेब्रल पाल्सी कैसे पड़ा ये अभी हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले सेरेब्रल ये वर्ड आता है। तो सेरेब्रल यानी ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए सेरेब्रल यानी ब्रेन से रिलेटेड और ब्रेन इंजरी और पाल्सी यानी वीकनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स और वीकनेस इन कोऑर्डिनेशन। इस अर्थ से इसको सेरेब्रल पाल्सी ये नाम पड़ा। और ये प्योरली एक न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें बच्चे का वॉकिंग, सिटिंग, बॉडी मूवमेंट्स, गेट और सभी उसके मोटर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है या मूवमेंट्स है वो सब अफेक्ट होते हैं सेरेब्रल पाल्सी में। और बच्चे का निदान भी उसके छोटेपन में ही हमको समझ में आ जाता है कि उसको सेरेब्रल पाल्सी है या नहीं है। उसके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं या जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, ये सब के ऊपर से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं बच्चे का। तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं और हमको ज़्यादा सिम्टम्स उसके जैसा कुछ रिफ्लेक्सेस, मैंने जब भी बोला कि ये रिफ्लेक्सेस यानी बच्चे को हम अगर हाथ लगाए या उसको कुछ छोटा सा ऐसा चिमटा निकाला है या तो उसको कुछ तकलीफ़ होती है क्या, कुछ सेंसेशन होता है क्या, उससे रिलेटेड वो कुछ रिएक्शंस देता है क्या, ये सब हम देखते हैं। फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में जैसे बच्चा रेंगता है, आगे सरकता है, फिर उसकी सिटिंग पोजीशन आती है, क्रॉलिंग होता है सिटिंग पोजीशन से पहले, ये सब हम देखते हैं। अगर ये सब में ही प्रॉब्लम है, मोटर कोऑर्डिनेशन से प्रॉब्लम है, बच्चे को बॉल दिखाया तो बॉल की तरफ वो जा नहीं पाता या देख नहीं पाता, या फिर बच्चा कुछ खिलौने होल्ड नहीं कर पाता, अपने हाथ में होल्ड कर नहीं पा रहा है, ये सब से हमको थोड़ा सा उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावना है या नहीं। तो फिर हम तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप पूरा करना ज़रूरी होता है। जैसे डेवलपमेंटल हमने अभी देखे रिफ्लेक्सेस या डेवलपमेंटल उसके माइलस्टोन्स, उससे हमको पता चलता है। उसके साथ ही अगर ओवर्स उसको ड्रूलिंग है, ड्रूलिंग यानी बार बार उसके मुँह से थूका आते रहता है, ड्रूलिंग करता है बार बार तो वो अनकंट्रोलेबल है, एक्सेस है। फिर उसको स्वॉलोइंग में भी, चबाने में या सैलो करने में यानी गिलने में भी, निगलने में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और उसका वॉकिंग भी ठीक से नहीं हो रहा है, हाथ में कुछ भी चीज़ वो पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये सब साइन सिम्टम्स से हमको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि बच्चे को सीपी होने के चांसेस है। ऐसे सब चांसेस देखे तो फिर हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। अब हम उसके कॉजेज़ देखेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी या सीपी बच्चों को क्यों हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसमें ब्रेन को ही अफेक्ट हुआ रहता है। ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी उसको 3 स्टेजेस में हो सकती है। या तो बिफोर बर्थ यानी मम्मी के पेट में है तभी भी हो सकती है किसी कारणवश, या फिर उसका ड्यूरिंग बर्थ यानी जन्म होते समय भी अगर फॉरसेप्स है या कुछ और भी इससे बहुत प्रेशर हो गया और इंजरी हो गई ब्रेन को, तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। और आफ्टर बर्थ यानी बच्चा 1 साल का होने तक के अवधि में अगर उसको कुछ ब्रेन में डैमेज हुआ किसी कारणवश, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है उसका ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी। तो ये सबसे पहला कॉज होता है। फिर सेकंड है कि एसाफेक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन। अगर उसका जन्म होते समय उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिला, सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन उसके ब्रेन को नहीं मिला, तो उस समय ब्रेन डैमेज हो सकता है। ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी उसको 3 स्टेजेस में हो सकती है। या तो बिफोर बर्थ यानी मम्मी के पेट में है तभी भी हो सकती है किसी कारणवश, या फिर उसका ड्यूरिंग बर्थ यानी जन्म होते समय भी अगर फॉरसेप्स है या कुछ और भी इससे बहुत प्रेशर हो गया और इंजरी हो गई ब्रेन को, तो वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। और आफ्टर बर्थ यानी बच्चा 1 साल
का होने तक के अवधि में अगर उसको कुछ ब्रेन में डैमेज हुआ किसी कारणवश, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है उसका ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी। तो ये सबसे पहला कॉज होता है। फिर सेकंड है कि एसाफेक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन। अगर उसका जन्म होते समय उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिला, सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन उसके ब्रेन को नहीं मिला, तो उस समय ब्रेन डैमेज हो सकता है। या जन्म होने के बाद में या जन्म होने से पहले मम्मी के पेट में है तभी भी अगर उसको सफिशिएंट लेवल में ऑक्सीजन उसके ब्रेन को नहीं मिला है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, उसे हम एसाफेक्सिया कहते हैं। तो ये भी एक मेजर उसमें रीज़न होता है। फिर सीवियर जॉन्डिस, बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चा जन्म होते ही उसको जॉन्डिस रहता है, या एक आध दिन में, उसके जन्म के एक आध दिन में उसको जॉन्डिस यानी पीलिया जिसको हम बोलते हैं, मराठी में कावीळ बोलते हैं, वो होता है। और वो अगर जल्दी कवर नहीं हुआ तो फिर उसका ब्रेन पर डायरेक्ट अटैक हो सकता है या ब्रेन इंजर्ड हो सकता है। नेक्स्ट कॉज इज, जैसे मम्मी को कुछ इन्फेक्शन हुआ है, सीवियर इन्फेक्शन हुआ है प्रेगनेंसी में, तो वो इन्फेक्शन के कारणवश भी बच्चे के ब्रेन तक अगर वो इन्फेक्शन पहुंचा तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है या उसको इंजरी हो जाती है। तो ये सब अभी कॉजेस हमने देखे। और उसके साथ साथ ही अगर बच्चे को जन्म के बाद भी कुछ सीवियर इन्फेक्शन है या हाई फीवर है या कुछ और भी मेनिंजाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स है या फिर ट्यूमर है ब्रेन में, तो ऐसे सब कारण से उसको सीपी सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस रहते हैं, जिस वजह से यानी ये सब कॉजेस के वजह से ब्रेन उसका इंजर्ड होता है या डैमेज होता है और वो सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर जन्म के बाद बच्चा 1-2 साल का हो गया और खेल रहा है, खेलते खेलते वो कॉट के ऊपर से या ऊपर कहीं चढ़ा है सीढ़ी पे, वहाँ से गिर गया है और उसको सीवियर हेड इंजरी हुई है, तो हेड इंजरी के कारण भी अगर ब्रेन को बहुत ज़्यादा हेड इंजरी हुई है तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं और ये भी एक मेजर कॉज माना जाता है। तो अभी हमने कॉजेज़ देखे। अभी हम जाएंगे कि ज़्यादा चांसेस किस बच्चे को होते हैं, किस इन्फेंट को होते हैं सेरेब्रल पाल्सी होने के ज़्यादा चांसेस किस बच्चों में पाए जाते हैं, वो अभी हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहले होता है कि प्रीमैच्योर बर्थ। प्रीमैच्योर यानी ज़्यादातर हम देखते हैं कि नॉर्मली 9 महीने के बाद ही जन्म होता है, बच्चे का बर्थ होता है। लेकिन अगर मम्मी के प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें महीने में ही अगर जल्दी से डिलीवरी किस कारणवश करनी पड़ी है तो वो प्रीमैच्योर बर्थ कहलाता है, यानी उसने फुल टर्म यानी पूरे 9 महीने लिए नहीं है पेट में अपने डेवलपमेंट के लिए, बहुत जल्दी वो अपने एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन से बहुत जल्दी उसका बर्थ हो गया है, मम्मी के प्रेगनेंसी के 7वें या 8वें महीने में ही उसका बर्थ हो गया है, तो वो प्रीमैच्योर बर्थ कहलाता है, जिसमें कि डेवलपमेंट पूरी हुई नहीं रहती, अभी थोड़ी डेवलपमेंट होनी बाकी होती है। तो ऐसे अंडर डेवलप या फिर जल्दी से जो बाहर आ गया है, बर्थ हो गया है बच्चे का, ऐसे बच्चे को, प्रीमैच्योर बर्थ हुए बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन सेकंड इज़ लो बर्थ वेट, यानी बच्चे का जन्मता ही वजन बहुत ही कम है, बहुत ही वो वीक है, कुछ शक नहीं कर पा रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्सेस नहीं दे पा रहा है, इतना कम उसका वजन है और इतना कम उसका यानी वेट कम है, उसका वीकनेस बहुत ज़्यादा है और उसको कांच की पेटी में रखने की नौबत आ रही है, तो ऐसे बच्चे को भी सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस बोलते हैं। अभी हम देखेंगे डायग्नोसिस पार्ट। जब बच्चे का, जब मैंने इनिशियली बोला था कि बच्चे का अभी कुछ साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं कि उसको सीपी है कि नहीं है, तो इसके लिए हमको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, जाना ज़रूरी होता है, जहाँ उसका डायग्नोसिस होता है सेरेब्रल पाल्सी का। तो इसके सबसे पहली स्टेप जो होती है वो है कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री। तो बच्चे की कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री यानी प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल स्टेज से रिलेटेड। प्रीनेटल यानी वो जन्म से पहले मम्मी के पेट में तब से उसकी हिस्ट्री लेनी स्टार्ट होती है। फिर नेटल स्टेज यानी उसका बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ, ये यानी पोस्टनेटल। तो ये सब उसका कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, उसमें मम्मी पापा की भी हिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री ये सबसे पहला उसका स्टेप है।
फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन, बच्चे का पूरा मसल्स जो है और हाथ पैर लिम्स, कौन से लिम्स अफेक्टेड हुए हैं उसके, और उसके मसल्स, ये सब का फिज़िकल एग्जामिनेशन, थरोली फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होता है, न्यूरोलॉजिस्ट अपने हिसाब से उनके जो रिफ्लेक्सेस उनको देखने हैं वो सब वो देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल थरो उसका होता है। फिर ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, ईईजी बच्चे का निकाला जाता है, ब्रेन वेव्स उसके, और ब्रेन में कहाँ कहाँ डैमेज है, तो कितने % डैमेज है वो सब इसमें देखा जाता है। फिर ज़रूरत पड़ी तो MRI, CT स्कैन, पेट स्कैन और अल्ट्रासाउंड, ये ज़रूरत है तो किया जा सकता है। तो ये डायग्नोसिस अभी हमने इसका देखा। अभी हम जाएंगे ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। उसका ट्रीटमेंट जो है, इसमें सबसे पहले तो मेडिकेशन ज़रूरी है और फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। ये दोनों की कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। यानी बच्चे को थोड़ा अच्छा लग रहा है तो उसके बीच में ही दवाई छोड़ दी, तो ऐसा पेरेंट्स ने नहीं करना चाहिए। क्या अभी उसके लिम्स इतने ज़्यादा स्टिफ नहीं है, वो थोड़ा बहुत हाल ये कर रहा है मूवमेंट्स, तो फिर बीच में फिजियोथेरेपी छोड़ देना, ऐसा बिल्कुल करना नहीं है पेरेंट्स ने। उसको मेडिसिन्स और फिजियोथेरेपी ये लाइफ लॉन्ग लगने वाला है, तो ये बीच में इसके छोड़ना नहीं है, ड्रॉप आउट नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसको असिस्टिव डिवाइसेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे को, और अगर किसी केस में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी एक आध दूसरे केस में तो वो भी करवाना ज़रूरी हो। असिस्टिव डिवाइसेस अभी जैसे मैंने बोला, तो उसमें उसके सहायक होने वाले जो चीज़ें हैं वो हम उसको बोलते हैं असिस्टिव डिवाइसेस। तो उसमें हियरिंग एड आता है अगर बच्चे को है नीड, तो फिर आई ग्लासेस आते हैं, फिर कैलिपर्स आते हैं, फिर क्रचेस आते हैं, व्हील चेयर आता है। ये सब असिस्टिव डिवाइसेस है जिससे कि बच्चे को कुछ हम एडेप्टिव डिवाइसेस भी उसमें आ जाते हैं। जैसे बच्चा अगर हैंडल से ब्रश नहीं पकड़ रहा है ठीक से, ब्रश नहीं, उसको ग्रिपिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर हम उसको ग्रिपर लगा देंगे पेंसिल को या ब्रश को, या उसको कप से पानी पीने को या जूस पीने को, चाय पीने को तकलीफ़ हो रही है तो हम दोनों साइड से हैंडल लगाएंगे और उसको भी थोड़ा सा मोटा करेंगे और ग्रिपर लगाएंगे, तो ताकि बच्चा अच्छे से उसको पकड़ सके। तो ऐसे हम एडेप्टेशंस भी कुछ डिवाइसेस को दे सकते हैं, और ये सब बच्चे के लिए असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं। और उसको मेडिसिन्स की भी ज़रूरत होती है जो थरो एग्जामिनेशन के बाद न्यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो भी देना उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब अभी हमने एसोसिएटेड कंडीशन सेरेब्रल पाल्सी की देखी। इसमें अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।